कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका संबंध हमारी आज की परिस्थिति से भी है। लॉकडाउन और कोरोना के इस काल में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। हमारे जीवन शैली में कितना परिवर्तन आ रहा है। कंज्यूमरिज्म में हम आमूल चूल परिवर्तन देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको ढर्रे से हटकर नए सिरे से सोचनी पड़ रही हैं और नए तरीके से जीने की कला हमें सीखनी होगी। और ये कोई छोटे से दौर की बात नहीं है, लगता है ये हमारे जीवन का अंग होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ऑनलाइन परचेज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फ्री मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। केवल सरकार की तरफ से ही नहीं, हमारी सेल्फ इम्पोज्ड इंस्ट्रक्शंस भी हैं। उसके कारण भी चाहे अब लॉकडाउन में थोड़ी सी शिथिलता आई हो, छूट मिल रही हो बहुत सारे स्थानों पर, उसके बावजूद भी हम उन्मुक्त होकर मॉल में जाना या शॉपिंग करना या उस तरह की मस्ती करने के मूड में अभी भी नहीं हैं। तो हम जो आज चर्चा करने वाले हैं ऑनलाइन खरीदारी पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें जितनी सुविधा है उतनी ही हमें कठिनाइयों का सामना पहले भी करना पड़ता था और आज भी वो कठिनाइयाँ बरकरार हैं। तो हम आज बात करेंगे कि ऑनलाइन परचेज पर किस किस तरह की समस्याएं उपभोक्ताओं को देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो शिकायतें ऑनलाइन परचेज पर होने लगी थी, वो पहला सवाल था कि हमारे पास कोई ऐसा दुरुस्त कानून नहीं है जिसके तहत हम अपने समस्या का या अपने इस विवाद का निदान करवा सकें। तो ये बहुत पहले की बात हो गई और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां ऐसे बनी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश्ड कंज्यूमर कोर्ट्स में ये केसेस आने लगे। ये लगभग 4-5 साल पहले की बात हो चुकी है और समस्या जब थी जुरिडिक्शन की थी, क्योंकि ऑनलाइन परचेज में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक ही स्थान पर बैठकर कंप्यूटर से ही और वहीं से आप ऑर्डर भी करते हैं और वहीं पर ऑर्डर कंफर्म भी होता है और सारी कार्रवाई पैसे पेमेंट तक की सारी कार्रवाई कंप्यूटर पे ही होती है और कंप्यूटर एक स्थान पर बैठकर आप करते हैं। इसमें जुरिडिक्शन के पॉइंट पर बहुत चर्चा हुई थी कि किस स्थान की जुरिडिक्शन मानी जाए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 11 है जिसमें ये कहा गया है कि जहां पर अदर पार्टी, विपक्ष की पार्टी का ऑफिस हो या कारोबार हो या जहां पर वो रहता हो या उसका कोई बिजनेस हो, उस स्थान पर ही जुरिडिक्शन होगी। ये हमारे एक्ट में आज की स्थिति है। इसको किसी तरह से समाप्त किया गया या इसका निदान निकाला गया कि जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो वो दोनों स्थान पर ही प्रपोजल जाती है, एक्सेप्टेंस आती है और आपकी पेमेंट होती है, तो दोनों स्थानों को ही जुरिडिक्शन के लिए माना गया। तो ये समस्या सबसे पहले हल हो चुकी है। उसके साथ साथ ही जो हमारा सहायक बना कानून वो था द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके अनुसार आप जितनी भी ईमेल से ट्रांजैक्शन करते हैं उन सबको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया, माना गया कि आपने अपने रजिस्टर्ड ईमेल से यदि कोई ट्रांजैक्शन की है तो उसको वैलिड और लीगल माना जाएगा। तो ये दूसरा एक कानून था जो हमारे लिए हेल्प बना। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे सर्कुलर निकाले जिसमें उन्होंने नेट बैंकिंग को प्रोत्साहित किया। तो चूंकि नेट बैंकिंग को प्रोत्साहित किया गया और उसका भी जो सोर्स था वो ऑनलाइन ही था, इसलिए उसको भी पूरी मान्यता मिली। और अंत में हम आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किस तरह से आपको मदद मिलती है और किस तरह से आप अपने विवाद को सुलझाने के लिए उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं, इस बात पर हम आएंगे। पहले हम आपकी उन सारी समस्याओं पर बात करेंगे जो ऑनलाइन परचेज पर आपको होती हैं। फिर हम बताएंगे कि किस तरह से इनको संभालना चाहिए और किस तरह से आपकी कोई संशंकाएं हैं तो उसको दूर करें। और अंत में मैं आपको एक लेटेस्ट केस के बारे में बताऊंगी
जो अभी 2020 में ही निर्णय किया गया है उपभोक्ता अदालत द्वारा, उसमें ये बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से एमआरपी के इशू को लेकर, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके विवाद को लेकर कैसे एक केस उपभोक्ता अदालत में आया और उसके किस किस पहलू को ध्यान से देखा गया और उपभोक्ता अदालत का निर्णय क्या था, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। और दूसरी बात, नया एक्ट जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का बना है, उसमें विशेष रूप से ऑनलाइन परचेज के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सब मैं बताऊंगी। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए ज़रूर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको आधी अधूरी पता चलती है या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसमें आप निदान वास्तव में कर नहीं सकते। आप पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अंत में मैं आपको उस निर्णय के बारे में बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे कैसे कोर्ट ने किस किस चीज़ पर ध्यान दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं कि क्या क्या समस्याएं उपभोक्ताओं को होती हैं ऑनलाइन परचेज पे। पहली समस्या जो बहुत सारे लोगों ने बताई, जिस ईमेल से, आपकी ईमेल से भी हमें सूचना मिलती है, आपके फ़ोन भी आते हैं और हम कई बार आपके निदान भी करते हैं अपने ईमेल के माध्यम से। हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हमने जो चीज़ वहाँ पर ऑर्डर की, थोड़े ही दिन में देखा कि वो वेबसाइट ही गायब है, वेबसाइट का कोई अता पता नहीं है और हमने तो पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी थी। ये समस्या बहुत सारे लोगों को थी और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी कि एक केस था जिसमें गूगल को पार्टी बनाया गया था और ये कहा गया था कि ऑनलाइन परचेज के बाद ये जो वेबसाइट्स गायब हो जाती हैं, इसका निदान क्या हो। तो गूगल ने जाकर कोर्ट के सामने जो अपनी बात कही और कन्विंस किया कोर्ट को कि गूगल रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स उनके सर्च इंजन पर आती हैं और कौन कौन वहाँ पर अपना व्यापार करता है, हम उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कंज्यूमर्स को खुद देखना है कि वो किस तरह की वेबसाइट से व्यापार कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो पहली बात जो इसमें हमको बतानी है कि कंज्यूमर्स को ये सोच कर चलना है कि जो एस्टैब्लिश्ड नहीं है, जिनका कहीं नाम नहीं है, वो आपको सस्ते दामों में चीज़ें दे रहे हैं तो आप भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि उसका पहले आप वेबसाइट का पता, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर कहाँ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। और यदि फिर वो वेबसाइट गायब हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप गूगल को इन्फॉर्म कर सकते हैं और गूगल आपकी मदद करेगी और गूगल आपके लिए उनकी छानबीन कर सकती है कि ये कहाँ से आई थी वेबसाइट, कहाँ से नहीं आई थी। असंख्य वेबसाइट्स पर कंट्रोल गूगल नहीं कर सकता, ये कोर्ट ने भी उनकी बात को स्वीकार किया था। तो पहला प्रश्न तो आपका ये है कि आपके पास यदि पता नहीं होगा, आपके पास यदि उनके हेड ऑफिस का एड्रेस नहीं होगा, कोई फ़ोन नंबर नहीं होगा, कोई ईमेल नहीं होगी और इस तरह की कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो कंज्यूमर कोर्ट भी आपको कोई मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जब केस लगाएंगे तो आपको दूसरी पार्टी का पता देना पड़ेगा। अगर पता नहीं होगा तो नोटिस किसको जाएगा, कोई भी समाधान आपको नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न जो बहुत सारे उपभोक्ताओं ने उठाया कि हमने एक चीज़ के लिए ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उन्होंने हमारे ऑर्डर को रजिस्टर कर लिया, हमें उसी वक्त सूचना दी ईमेल के माध्यम से कि आपकी ये ऑर्डर हमने ले ली है और थोड़े ही दिन बाद या एक दिन बाद, आधे दिन बाद या शाम तक ये बताया कि फला चीज़ तो अब उपलब्ध नहीं है, आपका ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। यहाँ पर हम उपभोक्ताओं को बता दें, आपका ऑर्डर रजिस्टर हुआ पर आपका ऑर्डर पूरी तरह से एक्सेप्ट तब तक नहीं होता जब तक वो जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपने जिसको भी चुना, अमेज़ॉन को, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को, व्हाटएवर, जिस भी वेबसाइट को आपने चुना, उनका ये अपना व्यापार नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। वो बाकी सारे स्टोर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रेडर से जो उनकी लिस्ट में है उनसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके देखते हैं कि आपकी डिमांड
वो पूरी कर सकते हैं। यदि आपके डिमांडेड वस्तु उनके पास उपलब्ध नहीं है तो उनका ये अधिकार बनता है कि वो उसको आपके ऑर्डर को कैंसिल कर दें। तो इसमें कोई विवाद आपकी तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर रजिस्टर हुआ है, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उनका ये अधिकार है और ये अधिकार आपने दिया है। ऑनलाइन वो टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे ही देखते हैं आप क्लिक करते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब आप स्वीकार कर लेते हैं बिना पढ़े या बिना पढ़े, ये आपकी मर्जी है, किंतु आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए आप पर कोई विवाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है यहाँ पर। दूसरा, जब आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद आपको ये सूचना दे दी गई कि आपका ऑर्डर कंफर्म है और अब पैकिंग हो रही है या डिस्पैच हो रहा है, इतने दिन में आपको मिल जाएगा। फिर यदि आपको चीज़ नहीं मिलती है तब आपका विवाद शुरू होता है कि आपको जब डिस्पैच करने की बात कह दी गई थी फिर नहीं मिला है, तो आप अपना रिफंड वापस मांग सकते हैं। चीज़ सही नहीं मिली है तो उसको वापस कर सकते हैं, और ये व्यवस्था है उनमें। आप ईमेल करेंगे, आपके पैसे वापस मिल सकते हैं यदि आपको वो वस्तु नहीं मिल पा रही है। तो नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा, आपको जो चीज़ मिली है वो जो आपने डिमांड की है उससे अलग है। मान लीजिए अपने डोंगे या कोई बर्तन या कोई चीज़ की है, उसका कलर ही डिफरेंट आ गया, कलर डिफरेंट आ गया, या कोई चीज़ आपकी पसंद की नहीं आई, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। रिमेंबर, आपको चेंज करवाने का अधिकार भी है 1 सप्ताह के अंदर अंदर। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप उनको तुरंत लिखिए, लिख कर कहिए ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, और वो आपको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। वो आपको बोलते हैं कि हम अपना कोरियर आपके पास आएगा और वो चीज़ वापस ले जाएगा और आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। आप इंतज़ार नहीं करते और अपने कोरियर के माध्यम से भेज देते हो। यदि आपने अपने कोरियर के माध्यम से भेज दिया, उसकी जिम्मेदारी किसी कोई भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है उनके अपने पैनल पे जो कोरियर वाले हैं वही आएंगे और वो आपसे रिसीव करेंगे और आपको रसीद देंगे कि हमने आपसे ये रिसीव कर ली। अगर आपने अपने कोरियर से भेजा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा और वो चीज़ ना पहुंचेगी। इसमें अगर आप विवाद करेंगे, विवाद कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर आप हारेंगे, क्योंकि जो उनकी टर्म्स कंडीशन है कि हमारा ही कोरियर वाला आएगा, वही लेके जाएगा और वही आपको वापस देगा। जहाँ आपने कोताही की तो आपका कोई केस नहीं बनता। और दूसरी बात, और इसके बाद जो नेक्स्ट इशू है वो है MRP का, जिस पर हम एक केस आपको बताएंगे। MRP में मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या तो प्राइस लिखा ही नहीं था, या आपसे ज़्यादा ले लिया, या आपने किसी और वेबसाइट पे देखा कि उसका प्राइस तो ये था और इन्होंने ये दिया। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। आपने जब कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है तो वही रेट आपने एक्सेप्ट किया है। देखिए, अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अपनी किसी भी चीज़ का रेट अलग अलग रख सकते हैं। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर एक माचिस का 10 रुपये है, वो 10 रुपये में से 8 रुपये भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा सेल करनी है। अगर वो कोई चीज़ अपनी 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेचना चाहते हैं या 7 रुपये में भी बेचना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको सेल ज़्यादा हो जाना ज़्यादा पसंद है या उनको ठीक रेट लेना पसंद है, ये उनकी मर्जी है। तो अलग अलग रेट तो हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग ब्रांड के भी अलग अलग रेट हो सकते हैं। इसमें आप क्या डिस्प्यूट करेंगे? डिस्प्यूट ये हो सकता है कि MRP लिखी नहीं है, छपी नहीं है, या MRP जो लिखी हुई है उससे ज़्यादा आपसे ले लिया है। दूसरी किसी वेबसाइट पे, दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर ने कि दूसरे किसी ट्रेडर ने अलग रेट पे वो चीज़ बेची है या बेच रहे हैं, ये आपका विवाद नहीं हो सकता। यही संशय है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट आ तो जाते हैं कोर्ट्स में, पर कोर्ट्स में वो कहीं स्टैंड नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ध्यान से नहीं देखते हैं। तो कृपया इन चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर आपका कोई इशू नहीं बनता है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इशू आता था बहुत दिन पहले कि हमने जो चीज़ ऑर्डर की थी, हमने मोबाइल ऑर्डर किया था और जब हमारे पास डिलीवरी मिली है तो उसमें मोबाइल का खिलौना निकला। वो अगर खिलौना निकला है और वास्तव में यदि आपने पूरी पेमेंट की है, 1000-2000 का आपने पेमेंट किया, और तो ऐसे में कोर्ट्स ने कोरियर वालों को भी पकड़ा है। पर अभी तक जो कानून है उसमें कोरियर वालों को पकड़ पाना उतना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है
वो प्लेटफॉर्म के अपने पैनल के हैं या नहीं है, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाता था। अब हम आपको बताएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या नया प्रावधान किया गया जिसमें कंज्यूमर्स की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, हो जाएगी जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर ये डिस्प्यूट होता है तो आप करेंगे डिस्प्यूट तो उसी के साथ जिसके साथ आपकी इंटरैक्शन हुई है। मान लीजिए आपकी इंटरैक्शन अमेजन से हुई है और आप पकड़ते हैं किसी ट्रेडर को, किसी मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर भी मना कर देते हैं, भैया हमारे साथ क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, हमने तो आपको बेची नहीं चीज़। ऐसा एक केस आया था कंज्यूमर कोर्ट के सामने। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रही हूँ ताकि आप चीज़ को ठीक तरह से समझ लीजिए। अब अमेजोन ने कोई सोनी का टीवी बेचा था। टीवी को आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिली, उनको कोई वारंटी कार्ड नहीं मिला, और जब भी उन्होंने आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए सर्विस सेंटर में कांटेक्ट किया तो सर्विस सेंटर ने कहा कि आपका ये वाला पर्टिकुलर जो सेल की गई है इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देंगे। जब अमेजोन को बुलाया गया और सोनी को बुलाया गया तो सोनी ने ये कहा कि हमारा सर्विस सेंटर इसलिए नहीं देगा क्योंकि अमेजोन ने कहाँ से उठाकर चीज़ दी है, जिस भी ट्रेडर से लेकर चीज़ दी है वो हमारा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, हमारा ऑथराइज्ड डीलर था ही नहीं। तो जब कोई हमारा ऑथराइज्ड डीलर होगा उसी को सर्विस सेंटर की सारी सुविधा मिलेगी। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है, ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए यदि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज लेनी है। तो ये जो मैं अब बात कर रही हूँ ये भी एक समस्या है कि आफ्टर सेल सर्विसेज ऑनलाइन परचेज पे नहीं मिलती है उपभोक्ताओं को। तो अब मैं आऊँगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नया प्रावधान क्या किया गया है जिसमें ये आफ्टर सेल सर्विसेज और बहुत सारे और इश्यूज को समाधान ढूंढा गया है। देखिए, अभी तक क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप किसको पार्टी बनाएंगे? आप अमेजोन को, जो थर्ड पार्टी है, जो इंटरमीडिएटरी है, उसको पार्टी बनाएंगे क्योंकि आपने की डायरेक्ट डीलिंग तो उसी के साथ हुई है और किसी के साथ तो आपकी डायरेक्ट डीलिंग हुई भी नहीं है। फिर भी आप मैन्युफैक्चरर को बनाओगे, आप उसके डीलर को बनाओगे जहाँ से आपको चीज़ आ रही है और जहाँ से आपको रसीद मिल रही है वो भी पार्टी बनेगा। सर्विस सेंटर को बनाओगे कि आपको सर्विस नहीं मिल रही है या सर्विस में कोई कोताही है या वारंटी आपकी एंटरटेन नहीं की जा रही है, बनाएंगे। किंतु समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि नोटिस ही सर्व नहीं हो पाता। बहुत बार कंज्यूमर कोर्ट के तरफ से पोस्टमैन वापस लेके आ जाता है, पर्सन नॉट अवेलेबल, कुड नॉट रिसीव, शोरूम था बंद था, कोई रिसीव नहीं किया गया, रिफ्यूज़ किया गया, बहुत सारी बातें होती हैं। अब जो प्रावधान किए गए हैं उसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक बहुत बड़ी क्लॉज है नए एक्ट में। इसको ध्यान से सुन लीजिए, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा इंश्योर्ड है एक तरह से। प्रोडक्ट लाइबिलिटी किसकी किसकी है? इंटरमीडिएटरी की। यदि कोई और नोटिस लेने वाला नहीं मिलता तो इंटरमीडिएटरी नोटिस लेगा, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हुसोएवर, वो भी नोटिस लेंगे। उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो नोटिस आगे उनको सर्व करवाएं जिनसे उन्होंने कोई भी सामान पिक करके आपको डिलीवर करवाया है। और आपका जो पैक करने वाला है, पैक करने वाला व्यक्ति भी आपका जिम्मेदार होगा। आपका चीज़ों को असेंबल करने वाला व्यक्ति भी, जो भी ट्रेडर होगा, जो भी एंटरप्राइज होगा, असेंबल करता है जो, वो भी लायबल होगा। और इंश्योर्ड उसमें वारंटी होगी ही कि आपकी कोई चीज़ कहीं से भी ली गई है, कोई ऑथराइज डीलर और नॉट ऑथराइज डीलर, एवरीवेयर आपकी एज्यूम्ड वारंटी होगी ही होगी। और इसके अलावा जो डिलीवरी करेगा कोरियर वो भी जिम्मेदार होगा। इतनी सारी चीज़ों को सॉल्व किया गया है, इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी के नाम पर जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, आपको ऑर्डर लेने से लेकर आपको डिलीवर करने तक सबको पकड़ा जाएगा और नोटिस भी बाकायदा आपका इंटरमीडिएटरी देगा, लेगा, जवाबदेह होगा। तो ये एक सॉल्यूशन निकाला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, नए प्रावधानों के अंडर, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज लेके और इंश्योर्ड वारंटी
करके अब आप देश भर के सभी सर्विस सेंटर से सर्विस के लिए क्लेम कर सकते हैं और कोई विवाद होने पर, डिस्प्यूट होने पे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड इन कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये तो मैंने अभी ऑनलाइन परचेज पर होने वाली सारी समस्याओं के बारे में चर्चा की है। अब मैं उस केस के बारे में बताऊंगी जो 2020 में ही जनवरी फरवरी में ही डिसाइड हुआ है। इस केस में क्या था, इस केस में जो आइटम खरीदी गई थी ये था द स्टोरी ऑफ सक्सेस ऑफ मैल्कम ग्लैडवेल, ये नाम की किताब थी जो फ्लिपकार्ट के माध्यम से परचेज के लिए ऑर्डर की गई थी और इसका प्राइस था 281 रुपये और डिलीवर भी हुई हैदराबाद में। ऑर्डर की तारीख 9/10/2018 थी और डिलीवर हुई थी 16/10/2018 को। अब इसमें प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि उस पर MRP लिखा ही नहीं था, कहीं भी प्रिंट नहीं किया गया था और पैसे तो उन्होंने ऑनलाइन पहले ही पेमेंट कर दी थी। प्रश्न क्या था, MRP का ना लिखा जाना, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो इसमें पेंगुइन बुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पार्टी बनाया गया, गोपालसन पेपर लिमिटेड प्रिंटर को बनाया गया प्रिंटर, जो उसको किताब का प्रिंटर था, और बुक का सेलर था, इन दोनों को पार्टी बनाया गया। बागलेकर आकाश कुमार कंप्लेनेंट था इसमें। जनवरी 2020 में इसका निर्णय हुआ। पार्टी जब सामने आई तो जो पहले थी पार्टी पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनका क्या जवाब था, उन्होंने ये कहा कि ना तो ये प्रोडक्ट हमने बेचा है, ना ही कोई हमने उनको सेवाएं दी हैं, ना हम विक्रेता हैं, ना हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसलिए हमको पार्टी क्यों बना दिया। दूसरी बात, अगर आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा है उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया, नॉन ज्वाइंडर की वजह से भी आप हमें नहीं पकड़ सकते हैं। तीसरा, हमारे पास जितनी किताबें हैं, जितनी भी हमने बेची हैं, जितने भी माध्यमों से बेची हैं, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, किसी के माध्यम से बेची है, हमारी तो सारी किताबों के ऊपर रेट फिक्स है और उन्होंने अपना रेट फिक्स बताया 499 रुपये। तो उन्होंने किताबें भी सामने ला के दिखी कि सारी किताबों पे 499 रुपये लिखा हुआ है, हम तो बिना प्राइस लिखे नहीं बेचते हैं। और 499 रुपये कंसिस्टेंट हर किताब पर अभी तक है। पार्टी नंबर 2 आई ही नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनके अगेंस्ट एक्स पार्टी हुआ। अब सारी चीज़ों का प्रश्न क्या था कि इस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनती है, क्या ये कोर्ट इस मैटर को ले सकता है। तो इसमें बात ये थी कि MRP के इशू को कंज्यूमर कोर्ट ले सकता है और 20 लाख से कम का मामला है, इसलिए इसको वो सुन सकता है। और प्रश्न ये था कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो क्या इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाए। तो कोर्ट ने सब लेवल्स पे इसकी जांच की। जांच करने पे क्या पाया कि उस किताब पर तो कोई भी प्रिंटेड था ही नहीं MRP, और जो किताबें पब्लिशर ने दिखाई, बुक सेलर ने दिखाई, उसमें अलग से स्टिकर लगाकर 499 रुपये लिखा हुआ था। तो अब कोर्ट का ये मानना था कि पहली बात तो प्रिंट क्यों नहीं किया गया, प्रिंटर ने प्रिंट क्यों नहीं किया, और दूसरी बात, यदि इस पे 499 रुपये कॉस्ट थी तो स्टिकर क्यों लगाया गया, उसको प्रिंट क्यों नहीं किया गया। प्रिंट किया जाना चाहिए था। ये स्टिकर लगाने का अर्थ क्या होता है, स्टिकर लगाने का अर्थ ये होता है कि कोई भी ट्रेडर किसी भी रेट पे स्टिकर लगा के बेच ले, तो ये वास्तविक MRP नहीं होती। वास्तविक MRP वही होती है जो एक्चुअली बुक के ऊपर प्रिंट होती है। अदरवाइज क्या होता है, पहले के स्टॉक को उठाकर जो पुराना है उस पर आप नया लेबल लगाकर भी बेच सकते हैं। तो दोनों बातों में कोर्ट ने कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर किया और ये कहा कि पहली बात तो आप प्रिंट करिए, और नहीं प्रिंट किया उसके लिए उन्होंने कंपनसेशन भी कहा, मेंटल एगनी के लिए कंपनसेशन दिया, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन दी, और उनको ताकीद की कि सारी किताबों पर आप प्रिंट करेंगे, आप कोई भी चेपी लगाकर, स्लिप लगाकर, स्टिकर लगाकर नहीं बेचेंगे। ये था इस केस का ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, आज हमने बड़े ही डिटेल में उन सारी समस्याओं का समाधान आपको बताया, विश्लेषण और विवेचन किया है कि किस किस तरह की समस्याएं ऑनलाइन परचेज पे आ सकती हैं और इसके लिए क्या सावधानियां